नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हमारा जो आज का ये टॉपिक है, ये टॉपिक राजस्थान के हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। चाहे आप आरएस से लेकर एलडीसी, रेलवे या फिर किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम ले सकते हैं, वन रक्षक, वनपाल, इसमें ये टॉपिक पूछा जाता है। आप इस टॉपिक को बड़े ध्यान से पढ़ें तो ही अच्छा है, क्योंकि वैसे तो ये हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है और दूसरा, ये कभी करंट अफेयर की तरह चेंज होने वाला टॉपिक नहीं है। यानी सेम चीज़ आपको कई बार पढ़नी पड़ती है। अगर आप अच्छे से ना पढ़े तो क्यों ना आप एक बार ही अच्छे से पढ़ लें, तो आपको बार बार वो पढ़नी ना पड़े। और हम इस टॉपिक को बड़े अच्छे से कहानी के रूप में पढ़ेंगे, क्योंकि आपको बचपन से कहानी सुनना या पढ़ना अच्छा लगता है। क्योंकि हमें आदत ये होती है कि दादी माँ की कहानियाँ सुनते हैं, नानी माँ की कहानियाँ सुनते हैं, तो इस तरह से हमें कहानियों की आदत होती है। तो क्यों ना हम इस टॉपिक को भी कहानियों की तरह पढ़ें, ताकि आपको आसानी से याद हो। मैं आपको बता दूं कि इतिहास शब्द का मतलब क्या होता है। तो इतिहास शब्द का मतलब यानी प्राचीन समय में जो घटना घट गई वो इतिहास है। अब अगर इसका मैं संधि विच्छेद करूं तो इति प्लस हास होता है। इति प्लस हास, और इति का मतलब हुआ घटना और हास जो घटित हो गया, यानी प्राचीन समय में जो घट गया वो इतिहास है। अब काल तीन प्रकार के होते हैं, एक भविष्य काल, एक वर्तमान काल और एक भूतकाल। भविष्य काल कौन सा होता है? तो जो अभी आने वाला है, यानी अभी तक आया नहीं है, आने वाला है, वो भविष्य काल है। और वर्तमान काल जो अभी चल रहा है, करंट में चल रहा है, वो वर्तमान काल। भूतकाल जो कुछ सेकंड पहले बीत गया है, वो भूतकाल। तो आप इसको अच्छे से याद कर लें, यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। जैसे एक उदाहरण के साथ समझते हैं कि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो इस वीडियो में जो आगे आएगा वो भविष्य काल है, जो अभी वर्तमान में देख रहे हैं, जो आपको सुनाई दे रहा है, वो वर्तमान काल है, और कुछ समय जो आपने पहले देख लिया वो क्या है? भूतकाल है। अब इतिहास, सबसे पहले क्वेश्चन यहीं से बनता है कि इतिहास हम पढ़ते क्यों हैं। सबसे पहला क्वेश्चन एग्जाम में यही है। ये क्वेश्चन इस तरह से नहीं आएगा आपसे कि पर्टिकुलर 4 नंबर का ये क्वेश्चन दे दे, ये कभी नहीं आएगा। आपसे 2-3 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें जैसे राइट टू पॉइंट होता है इसमें कि अगर 1 नंबर ऑप्शन थोड़ा ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन इससे थोड़ा बेटर है, और 3 नंबर ऑप्शन सबसे अच्छा है, तो इस तरह से ऑप्शन दे दिया जाएगा, और चौथा ऑप्शन दे दिएगा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या होता है कि आप जैसे 1 नंबर को टिक करेंगे तो एग्जामिनर आपको 1 नंबर देगा, अगर 3 नंबर को टिक करेंगे तो एग्जामिनर आपको 4 नंबर देगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन इतिहास हम पढ़ते क्यों हैं यहाँ से बनता है। अब क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि प्राचीन समय के कल्चर को जानने के लिए, प्राचीन समय की जो वेशभूषा, जो लोगों का रहन सहन है, प्राचीन घटनाएं हैं, इसीलिए नहीं जानते। अगर आप राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इसलिए नहीं जानते क्योंकि कि महाराणा सांगा ने किसको मारा, तो उस पर कौन सा केस लगेगा, इसका कोई मतलब नहीं है। कल्चर को जानने के लिए लोग किस तरह से रहते थे, किस तरह से नहीं रहते थे, सबसे पहला। अब कि मानव का इतिहास, इतिहास की एक कमी है, ध्यान रखिएगा, इतिहास की सबसे बड़ी कमी है कि इतिहास का कोई प्रमाण नहीं है। ये घटना सही है या गलत, इसका कोई तथ्य नहीं है। हाँ, कुछ तथ्य मिले हैं, लेकिन उससे पूर्णतः ये साबित नहीं होता कि ये घटना सही है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि अगर कोई घटना लिखी हुई है, कहीं प्रशस्ति पर लिखी मिल गई, तो जिसने लिखी है जरूरी नहीं है कि उसने पूर्णतः जो सही घटना थी वही लिखी। क्या पता उसने बड़ा चढ़ा के उस घटना को लिख दिया हो, यानी उसका कोई प्रमाण नहीं है। ये इतिहास की सबसे बड़ी कमी है। लेकिन जो शिलालेख, कुछ सिक्के जो मिलते हैं, उनके आधार पर इतिहास को अंकन किया जाता है। तो इतिहास, आप क्या मानते हैं कि इतिहास कब से, मानव का इतिहास कब से मानते हैं? तो मानव का इतिहास लगभग 2.5 लाख साल पहले का है। 2.5 लाख साल पहले के मानव का इतिहास मिला है। लेकिन हम इस पे अभी बात नहीं करेंगे, हम सीधे से बात आते हैं कि इतिहास को किस तरह से हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इतिहास का डिवीजन होता है, वो है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, इस काल में क्या हुआ? इस काल में कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला। हाँ, कुछ भित्ति चित्र मिल सकते हैं, कुछ गुफाओं में चित्र मिल सकते हैं, लेकिन
अच्छी तरीके से लिखित कोई साक्ष्य नहीं है। आपको सीधे से यहाँ से कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है। अगर बनता है तो इस तरह से पूछ लिया जाएगा कि प्राग ऐतिहासिक काल में किस तरह के साक्ष्य मिलते हैं, तो आपको लिखना है किसी भी तरह के कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, यानी लिखित साक्ष्य नहीं है, लिखित साक्ष्य नहीं है, लिखित साक्ष्य नहीं। दूसरा हम किस तरह से पढ़ते हैं, तो दूसरा आते हैं अधो ऐतिहासिक काल। अधो ये इतिहास की डिवाइडेशन है, ध्यान रखिएगा। अधो ऐतिहासिक काल। अधो ऐतिहासिक काल में क्या है, तो अधो ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिले तो सबसे पहली बात, सबसे पहला पॉइंट कि आपको याद रखना है कि लिखित साक्ष्य मिले, लेकिन ये साक्ष्य पठनीय नहीं है, यानी पढ़े नहीं जा सकते, यानी अपठनीय है। अपठनीय, इनको पढ़ा नहीं जा सकता। इनकी लिपि है वो लिपि किसी को समझ में भी नहीं आई। इनकी जो लिपि है वो लिपि सर्पिलाकार लिपि है। अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि अधो ऐतिहासिक काल की लिपि कौन सी है, तो अधो ऐतिहासिक काल की सर्पिलाकार लिपि है। सर्पिलाकार लिपि है। अगर आपसे पूछ ले, इसका दूसरा भी नाम है, इस तरह से आप गोमूत्र लिपि भी लिख सकते हैं, गोमूत्र लिपि। लेकिन आप सर्पिलाकार याद रखिए, ये थोड़ा अच्छा बेटर लगता है, सुनने में भी अच्छा लगता है। अब इस तरह की सभ्यताएं कौन कौन सी हैं, तो इस तरह की जो सभ्यता है वो सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता, ईरान और इराक से मिली मेसोपोटामिया की सभ्यता जो कि दजला और फेरात नदी के किनारे मिली, और हांगोग नदी के किनारे मिली चीन की सभ्यता। ये इस तरह की सभ्यता है जहाँ से लिखित साक्ष्य तो मिले हैं, लेकिन इन साक्ष्यों को पढ़ा नहीं जा सकता। दूसरा क्या है, तो एक है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, इस काल में क्या हुआ, तो इस काल में लिखित साक्ष्य हैं। तो आपको इस पॉइंट को याद रखना है कि लिखित साक्ष्य हैं, लिखित साक्ष्य। ये जो लिखित साक्ष्य हैं, ये लिखित साक्ष्य पठनीय है, यानी इन लिखित साक्ष्यों को पढ़ा जा सकता है, पठनीय। जैसे आप महाराणा सांगा का इतिहास पढ़ते हैं, जो शिलालेख वर्तमान में मिले हुए हैं, वो शिलालेख काफ़ी हद तक पढ़े जा सकते हैं, यानी ये ऐतिहासिक काल के शिलालेख हैं। अब इसमें अगर हम आगे बढ़ें तो सबसे पहले हम सभ्यताओं की बात करते हैं, और सबसे पहले जो हमारी सभ्यता आती है राजस्थान के एग्ज़ाम की दृष्टि से, मैं किसी इंडिया लेवल के एग्ज़ाम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं राजस्थान के एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ। और राजस्थान के एग्ज़ाम की दृष्टि से जो सभ्यता है वो सबसे पहली सभ्यता और सबसे बड़ी सभ्यता है कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, एक मैं आपको बता दूं, ये जितनी भी सभ्यता हैं वो सभ्यता किसी नदी के किनारे बसी हुई है या किसी तालाब के किनारे, क्योंकि जहाँ भी मानव रहेगा उसे पानी की आवश्यकता होगी, फसल उगाने के लिए, अपने घर में पानी का उपयोग करने के लिए, पीने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। इसलिए जो भी जितनी भी सभ्यता थी वो सभ्यता एक घाटी में पनपी, यानी जहाँ पर नदियाँ बहती थी या नदी घाटी हुआ करती थी वहाँ पर ये सभ्यताएँ पनपी। तो ये कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे पनपी, अगर आपकी इसकी नदी पूछ ली जाए तो घग्गर नदी के किनारे, ये घग्गर नदी के किनारे पनपी। अब क्या होता है कि एग्ज़ाम में ऑप्शन में घग्गर नदी दिया हुआ भी नहीं होता है, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर नट नदी लिख दिया जाएगा या मृत नदी लिख दिया जाएगा। तो ये घग्गर नदी के अन्य नाम है मृत नदी या नट नदी। इसे मृत नदी क्यों कहते हैं, मृत नदी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अभी आप अगर भूगोल पढ़ेंगे तो भूगोल में सिर्फ आपको ये कहाँ से अब्बास फोर्ट तक जाते हुए बताएगा, कालका पहाड़ी हिमालय से अब्बास फोर्ट तक, लेकिन ये अब्बास फोर्ट तक कभी गई नहीं, ये सिर्फ कागजी कार्रवाई में ही है, बाकी रियल में ये कहीं पर है ही नहीं। तो इसलिए कहा गया क्योंकि ये मृत हैं, ये कभी अपने प्रवाह क्षेत्र में बही ही नहीं, इसलिए इसको मृत कहा गया। अब नट नदी क्यों कहा गया,
कि जब बाढ़ आती है तो ये नदी अनूपगढ़ तक आ जाती है, गंगानगर में प्रवेश कर जाती है। इसलिए इसे नट कहा गया कि कभी आती है कभी नहीं आती है, इसलिए नट। नट किसे कहते हैं? तो नट कहते हैं जो मतलब रूप बदलने वाले होते हैं या जो नाटक करते हैं उन्हें नट कहते हैं। तो ये इस किस नदी के किनारे हैं? तो आपसे पूछ ले, घग्गर नदी के किनारे या मृत नदी के किनारे या नट नदी के किनारे। किस स्थान पर है? तो ये हनुमानगढ़ में है। जिला पूछ ले तो हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, ये हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ में एक और सभ्यता है जिसका नाम पीलीबंगा सभ्यता है, लेकिन उसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। अब इस कालीबंगा सभ्यता की सबसे पहले जानकारी किसने दी? तो सबसे पहले नाम आता है कि इसकी जानकारी देने वाले, याद रखिएगा, खुदाई करने वाले नहीं, खोजकर्ता नहीं, जानकारी देने वाले। तो जानकारी देने वाले एलपी तेशीतोरी। एलपी तेशीतोरी ने इन कालीबंगा सभ्यता की सबसे पहले जानकारी दी। एलपी तेशीतोरी कौन थे? तो ये एक भाषाविद थे, इन्होंने मारवाड़ी के कई व्याकरण लिखी। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब इस कालीबंगा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की या खोजकर्ता कौन है? तो सर्वप्रथम इसकी खोजकर्ता, कालीबंगा सभ्यता की खोजकर्ता 1952 में की, और जिसने की उसका नाम अमलानंद घोष है। अमलानंद घोष द्वारा इसकी खोज की गई, सर्वप्रथम अमलानंद घोष के द्वारा। लेकिन जो इसकी विधिवत रूप से है, यानी एक विस्तृत रूप से पूरे जितने भी टीले हैं उन टीलों की विस्तृत रूप से जो खुदाई की गई, वो खुदाई 1961 से लेकर 1969 के मध्य की गई। और किसके द्वारा की गई? तो कब से कब तक की गई? एक विस्तृत रूप से, तो विस्तृत रूप से कब से कब तक की गई? तो 1961 से लेकर 1969 के मध्य। और किसके द्वारा की गई? तो ये उत्खनन बीके थापर का जो फुल नेम है, वो बीके थापर का फुल नेम बालकृष्ण थापर है। और इनके साथ कौन थे? तो ब्रजवासी लाल थे। ये दो व्यक्ति थे, याद रखिएगा, बीके थापर व ब्रजवासी लाल, ये दो व्यक्ति थे, बीके थापर और ब्रजवासी लाल। अब इस कालीबंगा सभ्यता का जो समय काल है, वो समय काल क्या दर्शाया जाता है? तो इस कालीबंगा सभ्यता का जो समय काल दर्शाया जाता है, वो समय काल 2350 से 1750 तक दर्शाया जाता है। और किस पद्धति के द्वारा दर्शाया जाता है? तो कार्बन पद्धति के अनुसार दर्शाया जाता है। तो अब अगर आपसे पूछ लें कि कार्बन पद्धति के अनुसार इसका काल 2350 ईस्वी से 1750 ईस्वी पूर्व माना जाता है। 1750 ईस्वी पूर्व। अगर आपको ईस्वी और ईस्वी पूर्व का लफड़ा समझ में नहीं आया है, तो कभी मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो ले आऊँगा जिसमें आपको ये बात समझा दूंगा पूरी तरह से कि ये किस तरह से होती है। अब जो कालीबंगा शब्द है, ये कालीबंगा शब्द किस भाषा का है? तो इस शब्द की अगर भाषा पूछ ले तो इस शब्द की भाषा, ये सिंध भाषा का शब्द है, सिंध। और इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब काली चूड़ियाँ होता है, यानी काले रंग की चूड़ी, काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा शब्द का मतलब ही यही होता है। अब यहाँ से एक आगे से एक क्वेश्चन बनता है कि स्वतंत्र भारत की सर्वप्रथम खुदाई की गई पुरातत्व की सभ्यता कौन है, या कौन सी है पुरातत्व की सभ्यता जिसकी स्वतंत्र भारत होने के बाद सबसे पहले खुदाई की गई? तो वो सभ्यता कालीबंगा सभ्यता है। तो इस बात को आप याद रखिएगा, ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यदि स्वतंत्र भारत की पहली खुदाई
की गई सभ्यता। यानी स्वतंत्र भारत में जब भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद में सर्वप्रथम जिस सभ्यता की खुदाई की गई वो सभ्यता कौन सी थी? तो वो सभ्यता कालीबंगा सभ्यता थी। बोर्ड भर गया है, हमारा बोर्ड डिजिटल बोर्ड नहीं है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि ये कालीबंगा सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता ये किस प्रकार की सभ्यता है? तो ये कांस्य युगीन सभ्यता है। सभ्यताएं 3 प्रकार की होती हैं, ये कांस्य युगीन सभ्यता है। जहाँ से तांबे के अवशेष मिले वो ताम्र युगीन सभ्यता है, और जहाँ से कांस्य यानी कांस्य एक मिश्रित रूप है, जहाँ से कांस्य के अवशेष मिले वो कांस्य युगीन सभ्यता है, और जहाँ से लोहे के अवशेष मिले वो लोहा युगीन सभ्यता है। और सबसे पहले सभ्यताओं से किसके अवशेष मिले? तो तांबे के अवशेष मिले, यानी ताम्रकालीन सभ्यताएं सबसे पुरानी सभ्यताएं हैं। तो आपको याद रखना है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस प्रकार की सभ्यता है कालीबंगा सभ्यता, तो वह कांस्य युगीन सभ्यता है। अब जो भी कालीबंगा सभ्यता से जो अवशेष मिले वो अवशेष राज्य सरकार द्वारा एक म्यूजियम का निर्माण करवाया गया, और हनुमानगढ़ में एक म्यूजियम का निर्माण करवाया गया। हनुमानगढ़ में एक म्यूजियम का निर्माण करवाया गया, और इस म्यूजियम का नाम है कालीबंगा म्यूजियम। म्यूजियम क्या होता है? तो यहाँ पर जो भी अवशेष मिले उन अवशेषों को रखा गया, और ये राजस्थान सरकार द्वारा बनाया जाता है, और 1985-1986 के मध्य से बनाया जाता है। 1985 से 1986 के मध्य से बनाया जाता है। कालीबंगा सभ्यता की विशेषताओं की बात करते हैं, तो सबसे पहली विशेषता ये कि ये सभ्यता 2 सभ्यताओं जैसे हड़प्पाकालीन सभ्यता होती है, तो ये प्राक हड़प्पाकालीन सभ्यता के भी अवशेष मिले यहाँ से, क्योंकि पहले प्राग हड़प्पाकालीन सभ्यता थी, उसके बाद में हड़प्पाकालीन सभ्यता इसके ऊपर बसी। लेकिन उसके हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ से इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी नहीं बनते हैं। अब यहाँ से जो अवशेष मिले वो अवशेष मिलते जुलते किसके हैं? तो पाकिस्तान में एक सभ्यता है, और उसका नाम क्या है? उसका नाम कोटदी सभ्यता है। कोटदी सभ्यता ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, और इस सभ्यता से जो अवशेष मिले हैं वो सेम टू सेम कालीबंगा सभ्यता के अवशेष के समान है। हम विशेषताओं की बात कर रहे हैं, विशेषताओं को याद रखिएगा, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। विशेषताओं की बात कर रहे हैं, ये पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता क्या है? दूसरी विशेषता ये है कि यहाँ जो सड़कें मिली हैं वो समकोण में काटती हैं, यानी समकोण इस तरह से, एक सड़क इस तरह से बनी हुई है, दूसरी तरफ समकोण में। ये सड़कों का आकार इस तरह से, यानी जालीनुमा है, और जो इन सड़कों की ये जालीनुमा पद्धति है, इस पद्धति को जालनुमा पद्धति कहते हैं। और इनके मध्य यहाँ घर बने हुए हैं, इनके मध्य घर बने हुए हैं। अब इन सड़कों की मोटाई कितनी थी? तो इन सड़कों की मोटाई 7 पॉइंट, अब याद करें तो भी ठीक है, ना याद करें तो भी ठीक है, 7.2 मीटर इसकी चौड़ाई थी। सड़कों की चौड़ाई 7.2 मीटर सड़कों की चौड़ाई थी, समकोण में काटती थी, और इनके मध्य घर बने हुए थे। ये जो घर बने हुए हैं, ये घर पहले कच्ची ईंटों के भी बने हुए थे, उसके बाद में कुछ घर पक्की ईंटों के भी मिले हैं। यानी ये कहा जा सकता है कि यहाँ से बने जो घर मिले हैं वो कच्ची ईंटों और पक्की ईंटों से बने मिले हैं। यहाँ की जो ईंटें हैं उन ईंटों का आकार कितना है? तो ईंटों का आकार 30 × 15 × 7.5, यानी 30 लंबाई 30 सेंटीमीटर में, मैं सेंटीमीटर में कह रहा हूँ, आप कहीं मीटर में ना समझ ले। 30 सेंटीमीटर तो लंबाई है, 15 सेंटीमीटर चौड़ाई है, और 7.5 सेंटीमीटर मोटाई है। तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ईंट की आकृति इमेज आपने अपने माइंड में बना ली होगी कि कितनी बड़ी हो सकती है। यहाँ की जो मकान की विशेषता है, तीसरी विशेषता ये है कि यहाँ के जो मकान हैं उन मकान के जो दरवाजे हैं, मकान के दरवाजे
दरवाजे मेन सड़क पे नहीं खुल के गली में खुलते थे, गली में खुलते थे, गली में खुलते। यानी मेन सड़क के जो बाजार की सड़क होती थी मेन, उस पे नहीं, जो गली की सड़कें होती, यानी कि इस तरह से मान लो ये मेन सड़क है, ये मेन सड़कें हैं और यहाँ घर बने हुए हैं, तो यहाँ घर की जो गली होती है, मकान के दरवाजे हमेशा उस गली में होते, मेन सड़क पे नहीं। इस सभ्यता की जो तीसरी विशेषता है, कि तीसरी विशेषता ये है कि यहाँ की जो नालियाँ मिली है वो नालियाँ काष्ठ की मिली है। तो हम लिख सकते हैं काष्ठ की नालियाँ, काष्ठ की नालियाँ। यहाँ से जो नालियाँ मिली हैं वो काष्ठ की हैं। यहाँ पर मिट्टी की गेंद मिली है, मटके मिले हैं, मर्द भांड मिले हैं, शंख मिला है, तांबे की चूड़ियाँ मिली हैं। इस तरह के यहाँ के सामान आभूषण मिले। इस सभ्यता को दीनहीन की सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया दीनहीन की सभ्यता। ये पॉइंट आप लिख लें। मैंने आपको पहले ही बताया कि प्राग हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष भी मिले और उसके बाद में हड़प्पा कालीन सभ्यता के भी अवशेष मिले। यानी पहले बसी हुई थी, उजड़ी, फिर बसी, यानी दीनहीन की सभ्यता कहा गया है। यहाँ से प्राचीनतम यानी कालीबंगा सभ्यता से प्राचीनतम जुते हुए खेतों के अवशेष मिलते हैं। यानी खेतों के प्राचीनतम जुते हुए खेतों के प्रमाण या साक्ष्य या अवशेष प्रमाण मिलते हैं। ये जो खेत जोते गए, इन खेतों की जो मतलब जोतने की विधि थी वो आड़ी तिरछी थी। यानी इस प्रकार की विधि थी, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम। ये जो सड़कें मिली हैं, ये सड़कें भी उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम ही थी। और जो खेत मिले हैं वो खेत भी इस तरह से उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम। इसलिए जो ये खेत की बुआई करने की जो विधि है, इस विधि को चेम्सफोर्ड विधि भी कहते हैं, जालनुमा विधि भी कहते हैं, ग्रीक विधि भी कहते हैं। तो आप याद रखिएगा कि जुताई करने की जो विधि है वो किस प्रकार की विधि है, तो चेम्सफोर्ड विधि है। अब यहाँ से जो जुताई में अवशेष मिले कि यहाँ दो फसलों की बुआई के अवशेष मिले, एक तो गेहूँ और दोनों ही एक साथ, ये दोनों की एक साथ बुआई होती थी, गेहूँ और जौ। दो फसलों के अवशेष मिले, गेहूँ और जौ। तो विश्व से सबसे प्राचीनतम भूकंप के साक्ष्य कालीबंगा सभ्यता से ही मिलते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ली जाए कि प्राचीनतम विश्व में भूकंप के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो आपका राइट आंसर होना चाहिए कालीबंगा सभ्यता। और कालीबंगा सभ्यता से क्या मिला, तो कालीबंगा सभ्यता से मर्द भांड मिले, मटके मिले और अग्नि वेदिकाएँ मिली। अग्नि वेदिकाओं से ये साबित होता है कि यहाँ पर बलि प्रथा विद्यमान थी। यहाँ के लोग किन जानवरों से परिचित थे, तो यहाँ के लोगों का सबसे प्रिय जानवर कुत्ता था। ऊँट से परिचित थे, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर, इन सभी से ये परिचित थे। और ये नगरीय सभ्यता थी कालीबंगा सभ्यता। और विश्व के प्राचीनतम नगरों के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं, तो कालीबंगा सभ्यता से ही हैं। यहाँ के जो लोग थे, उन लोगों की जो लिखने की लिपि थी, वो लिपि दाएं से बाएं थी, यानी राइट हैंड टू लेफ्ट हैंड थी। यहाँ से क्या क्या नहीं मिला, तो यहाँ से किसी भी प्रकार के देवताओं का चित्रांकन नहीं मिला, किसी भी प्रकार की देवी देवताओं की पूजन की सामग्री नहीं मिली, किसी भी प्रकार की देवी देवताओं की मूर्ति नहीं मिली। यहाँ के लोगों को अंतिम संस्कार करने की आमतौर पर 3 विधियाँ थी। कौन कौन सी विधि थी अंतिम संस्कार की? अंतिम संस्कार, सबसे पहली विधि अंडाकार विधि। अंडाकार विधि थी। अंडाकार विधि में होता क्या था कि अंडाकार विधि में ये सरफेस है और सरफेस में एक अंडाकार गड्ढा खोद दिया जाता था और इस अंडाकार गड्ढे में व्यक्ति को गाड़ दिया जाता था। इस व्यक्ति का सर हमेशा ही उत्तर की तरफ रखा जाता था, यानी गाड़े हुए व्यक्ति का सिर हमेशा ही उत्तर की तरफ, उत्तर में सर और दक्षिण में पैर,
दक्षिण में पैर। यह सबसे पहली विधि है। दूसरी विधि क्या है? तो दूसरी विधि इसी के समान थी, लेकिन उसमें थोड़ा अंतर है। दूसरी विधि समेट कर विधि थी, यानी जो लाश दफनाई जाती थी उस लाश के हाथ पैर सभी समेट दिए जाते थे और समेट कर गड्ढे में गाड़ दिया जाता था। तीसरी विधि क्या थी? तो तीसरी समान ही विधि थी, अंडाकार विधि के समान ही थी। और तीसरी विधि में व्यक्ति को गाड़ने के साथ साथ व्यक्ति को समेटा नहीं जाता था, तीसरी विधि में गाड़ दिया जाता था और उसकी प्रिय वस्तुएं, जैसे कोई खाद्य प्रिय करता है यानी खाने में अच्छा होता है तो उसके साथ खाद्य सामग्री, अगर कोई आभूषण किसी को प्रिय होते हैं तो उसके साथ आभूषण, दर्पण, इस प्रकार की चीज़ें उसके साथ गाड़ी जाती थी। तो ये आमतौर पर इनकी 3 समाधि यानी मृत्यु संस्कार की 3 विधियां थी कालीबंगा सभ्यता में। यहाँ से स्वास्तिक चिन्ह के भी प्रमाण मिलते हैं और इससे ये साबित होता है स्वास्तिक चिन्ह के प्रमाण से कि यहाँ के लोग वास्तु दोष पर विश्वास करते थे और वास्तु दोष को दूर करने के लिए स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग करते थे। कालीबंगा सभ्यता को मेसोपोटामिया सभ्यता के समकालीन माना जाता है। मेसोपोटामिया सभ्यता कहाँ पनपी? तो ये ददला और फेरात नदी घाटी में पनपी और ये ईरान इराक में पनपती है। इनके समकालीन माना जाता है कालीबंगा सभ्यता को। किस प्रमाण के आधार पर यह कहा गया कि ये दोनों समकालीन थी? तो कालीबंगा सभ्यता से बेलनाकार बर्तन मिलते हैं और उससे ये पता चलता है कि बेलनाकार सेम टू सेम बर्तन मेसोपोटामिया सभ्यता में मिलते हैं। तो यानी दोनों ही सभ्यताएं समकालीन हैं और इससे ये भी साबित होता है कि कालीबंगा सभ्यता के लोगों का मध्य एशिया के साथ व्यापार था, यानी व्यापार को प्रमाण देती है। अब यहाँ से एक कपाल मिलता है और इस कपाल पर इस तरह का कपाल था, खोपड़ी मिलती है और इस खोपड़ी पर 6 प्रकार के छेद मिलते हैं और 6 छेद मिलते हैं। यानी ये छेद ये दर्शाते हैं कि शल्य चिकित्सा में यहाँ के लोग निपुण थे, यानी शल्य चिकित्सा के प्राचीनतम प्रमाण कालीबंगा सभ्यता से मिलते हैं। ये साबित हो गया। अब यहाँ का जो परिवार था वो मात्र सत्तात्मक परिवार था। ये किस बात से साबित होता है कि यहाँ का परिवार मात्र सत्तात्मक परिवार था? तो यहाँ पर एक सिक्का मिला और उस सिक्के के एक तरफ स्त्री का चित्र था और दूसरी तरफ चीते का चित्र था, चीता। इससे ये साबित हो जाता है कि ये जो परिवार था ये मात्र सत्तात्मक परिवार था, यानी घर में माता की प्रधानता थी। कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा जाता है और कालीबंगा सभ्यता में विशेष तौर पर पुरोहितों का, चिकित्सकों का और सुनारों का प्रमुख स्थान था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कालीबंगा सभ्यता का मध्य एशिया के साथ यानी एक व्यापारिक संबंध था, जो कि बेलनाकार बर्तनों से हमें पता चलता है। यहाँ के लोगों द्वारा सामूहिक तंदूर का प्रयोग किया जाता था और आज भी अगर कालीबंगा सभ्यता के आसपास के क्षेत्र हनुमानगढ़, गंगानगर और पंजाब का कुछ हिस्सा अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर तंदूर का आज भी प्रयोग किया जाता है। कालीबंगा सभ्यता से पहले कच्ची ईंटों के भवन मिले, बाद में पक्की ईंटों के भी भवन मिले। यहाँ के जो फर्श है वो सजावटी और अलंकृत मिले। तो ये था कालीबंगा सभ्यता के बारे में और इससे आगे की सभ्यताओं के बारे में आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।